गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं कि ऑडिटर्स कितने प्रकार के होते हैं और ये सेक्शन 139 जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो किस ऑडिटर के लिए एप्लीकेबल है। याद रखिएगा, जनरली तीन प्रकार के ऑडिटर होते हैं। ठीक है, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मतलब कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। दूसरा होता है कॉस्ट ऑडिटर्स। कॉस्ट ऑडिटर क्या करता है? कॉस्ट ऑडिट करता है। तीसरा होता है सेक्रेटरियल ऑडिटर। सेक्रेटरियल ऑडिट क्या करेगा? कौन करेगा सेक्रेटरियल ऑडिट? कंपनी सेक्रेटरी करेगा। तो समझ में आ गया सर, जनरली तीन प्रकार के ऑडिटर होते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, दूसरा होता है कॉस्ट ऑडिटर और तीसरा होता है सेक्रेटरियल ऑडिटर। जो सेक्शन 139 है ये सारा आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट के ऊपर है, याद रखिएगा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर ये प्रोविजन है। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। तो डायरेक्टली अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला प्रोविजन होगा अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर्स कैसे अपॉइंट होगा, याद रखिएगा। बोलता है स्टेबल को देखिए मेरा, बोलता है कि कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? कंपनी का बोर्ड, विद इन 30 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जहां जब कंपनी बनी वहां से 30 दिन के अंदर कंपनी का बोर्ड फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेगा। बोर्ड मतलब जानते हैं ना, बोर्ड मतलब टुगेदर ऑल डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर को मिला लेंगे या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को मिला लेंगे तो कंपनी का बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो फर्स्ट ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करेगा? कंपनी का बोर्ड अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी जब बनी वहां से 30 दिन के अंदर कंपनी का बोर्ड कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर देगा। दूसरा, यदि बोर्ड फेल हो गया अपॉइंट करने से तो फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? किसका जिम्मेदारी है? कंपनी का मेंबर्स का जिम्मेदारी है 90 डेज के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करे, याद रखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ समझा रहा हूं तो ये समझ में आ गया कि मेंबर्स लोग कंपनी का यदि बोर्ड फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करेंगे तो 90 दिन के अंदर एक ईजीएम में फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे, याद रखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, दो बातें मैं बता रहा हूं बहुत काम की। डायरेक्टर्स लोग जो होते हैं ना, उन लोगों का सारा मीटिंग को क्या बोलते हैं? बोर्ड मीटिंग। तो ये समझ में आ गया, फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड करेगा। कौन सा मीटिंग में? बोर्ड मीटिंग में। सिंपल सा बात है। तो डायरेक्टर्स का कोई भी मीटिंग होगा उसको बोर्ड मीटिंग बोला जाएगा। सिंपल सा लॉजिक समझिएगा। और शेयर होल्डर लोगों का दो प्रकार का मीटिंग होता है। एक एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल में एक बार होता है। और शेयर होल्डर को साल के बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करना हुआ तो लोग ईजीएम करा लेंगे। तो शेयर होल्डर की दो मीटिंग हुई, एक एजीएम और एक ईजीएम। और डायरेक्टर की मीटिंग को क्या बोलते हैं? बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑडिटर का ये समझ में आ गया, बोर्ड अपॉइंट करेगा 30 दिन के अंदर। यदि बोर्ड अपॉइंट नहीं कर पाया तो शेयर होल्डर लोग ईजीएम करके फर्स्ट ऑडिटर को 90 दिन के अंदर अपॉइंट कर लेंगे, याद रखिएगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो फर्स्ट ऑडिटर कंपनी के बोर्ड ने या शेयर मेंबर्स ने अपॉइंट किया है उसका वैलिडिटी वो कब तक रहेगा? फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम तक ही फर्स्ट ऑडिटर की लाइफ है। इस टेबल को देखिए, फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ने अपॉइंट कर लिया 30 दिन के अंदर, काम खत्म। यदि बोर्ड नहीं कर पाई, कंपनी के मेंबर्स उसको 90 दिन के अंदर कर लेंगे, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑडिटर की लाइफ कब तक है? फर्स्ट एजीएम तक ही है। समझ में आ गया। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी का था, याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है उसका प्रोविजन है, याद रखिएगा। और गवर्नमेंट कंपनी का अलग प्रोविजन है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं। एक एग्जांपल देखिए, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, तो सिस्टम के हिसाब से फर्स्ट ऑडिटर्स कंपनी का कब तक अपॉइंट हो जाना चाहिए? 30 दिन। मान लीजिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल जो होता है 30 डेज होता है। तो बोर्ड का जिम्मेदारी है 30 अप्रैल तक फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर ले। यदि बोर्ड नहीं कर पाया तो कंपनी का मेंबर्स लोग क्या करेगा? 90 दिन के अंदर, मतलब 1 अप्रैल से 90 दिन पकड़ लीजिए, 30 जून तक है।
तो 30 जून तक फर्स्ट ऑडिटर कंपनी का मेंबर्स लोग कर लेगा। ठीक है, और याद रखिएगा फर्स्ट ऑडिटर का लाइफ सिर्फ एजीएम, सपोज 30 सितंबर को कंपनी का एजीएम है तो एजीएम तक ही उसका लाइफ है। ध्यान से सुनिएगा, एक कंसेप्ट और दे रहा हूं, अब एक कंसेप्ट को समझिए। बोर्ड, कंपनी का बोर्ड किसको बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड बोलते हैं। अल्टीमेटली डायरेक्टर्स लोगों का काम क्या है? कंपनी का मैनेजमेंट को देखना। सिंपल भाषा में बोलेंगे तो कंपनी का डायरेक्टर लोग कंपनी का स्टाफ है जो कंपनी का काम करता है। ठीक है, और अल्टीमेट मालिक कौन है? कंपनी का मेंबर्स लोग, कंपनी का रियल ओनर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स लोग कंपनी के रियल ओनर होते हैं। तो सिंपल सा बात है, यदि कंपनी का बोर्ड, सपोज आप घर के मालिक है, आपको चाय पीना है, आपका स्टाफ यदि चाय नहीं बनाएगा तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो सिंपल सा यही बात है, यदि कंपनी का बोर्ड किसी कारण नहीं अपॉइंट कर पाता है तो कंपनी का मेंबर्स को करना पड़ेगा। और एक चीज याद रखिएगा, कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए आरओसी में किसी फॉर्म फाइलिंग की दरकार नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट में आते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 139 सबसेक्शन 7। याद रखिए ये कहानी है गवर्नमेंट कंपनी का। गवर्नमेंट कंपनी का जितना भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है सारा एक ही आदमी करेगा, C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट की बनाई हुई एक बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑडिट का काम देखती है। तो गवर्नमेंट ऑडिट वर्ड आते ही माथा में वर्ड आ जाना चाहिए C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट कंपनी का जो फर्स्ट ऑडिटर है C&AG कब अपॉइंट करेगा? विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जब गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी वहां से 60 दिन के अंदर गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर C&AG अपॉइंट कर लेगा। यदि C&AG किसी कारण नहीं कर पाया तो नेक्स्ट 30 डेज में उस कंपनी का बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे। तो पहले C&AG नहीं कर पाया 60 दिन के अंदर तो उस कंपनी का जो बोर्ड है वो नेक्स्ट 30 डेज में कर लेगा। यदि किसी कारण कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग भी फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाया तो बोर्ड एकदम जैसे मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देगा और मेंबर्स लोग नेक्स्ट 30 डेज में, जब से इन्फॉर्म किया वहां से 60 दिन के अंदर कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेगा। तो गवर्नमेंट कंपनी में ये समझ में आया सर, C&AG अपॉइंट करेगा, C&AG नहीं कर पाया तो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग करेंगे, और यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग नहीं कर पाए तो कंपनी के मेंबर्स लोग करेंगे। तो 60 डेज पहला C&AG को मिला, उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज बोर्ड को मिला, उसके बाद नेक्स्ट 60 डेज कंपनी के मेंबर्स को मिला है। इतना पता है। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ये गवर्नमेंट कंपनी का नहीं है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के जो नॉर्मल कंपनी है उसके लिए है। ठीक है, सेक्शन 139(1) सबसे पहले वाला सेक्शन है ये 139(1). देखिए फर्स्ट ऑडिटर का लाइफ कहां खत्म हो गया? फर्स्ट एजीएम में खत्म हो गया। फर्स्ट ऑडिटर कब तक वैलिड है? फर्स्ट एजीएम तक। अब फर्स्ट एजीएम में कंपनी को किसी दूसरे को ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, या फर्स्ट ऑडिटर को रिअपॉइंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर मान के चलिए दूसरा ऑडिटर है। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगा? एवरी कंपनी ऑन फर्स्ट एजीएम अपॉइंट सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट एजीएम में कंपनी सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। फर्स्ट, क्योंकि चीज को ध्यान से समझिए, अभी एजीएम में अपॉइंट हो रहा है इसका मतलब क्या? कंपनी के मेंबर्स लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो बोर्ड अपॉइंट किया उसको फर्स्ट एजीएम तक रखा, उसका वैलिडिटी खत्म, क्योंकि बोर्ड ज्यादा दिन के लिए अपॉइंट नहीं कर सकता है, लेकिन मेंबर्स लोग ज्यादा दिन के लिए अपॉइंट कर सकते हैं ऑडिटर को, क्योंकि वो अल्टीमेट ओनर है कंपनी के। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सर। फर्स्ट एजीएम जब हुआ उसमें कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हुआ, और सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब तक रहेगा? 6th एजीएम, 5 साल तक रहेगा, याद रखिएगा। फर्स्ट एजीएम से, देखिए मैं टिक कर रहा हूं, फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम तक सब्सिक्वेंट ऑडिटर कंपनी में रहता है। तो याद रखिएगा हर कंपनी को फर्स्ट एजीएम में सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ा। सब्सिक्वेंट ऑडिटर की लाइफ 1 एजीएम से 6th एजीएम तक है, मतलब पूरे 5 साल तक है। याद रखिएगा जब सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा तो कंपनी में फॉर्म ADT1 ROC को फाइल करना पड़ेगा, याद रखिएगा।
कंपनी फाइल फॉर्म एडीटी 1 विद इन 15 डेज। जब अपॉइंटमेंट हुआ वहां से 15 दिन के अंदर कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी में या सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ लीजिए एडीटी 1 फाइल करना पड़ेगा। कंपनी को एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए, उस फॉर्म को बोलते हैं एडीटी 1। फर्स्ट ऑडिटर के लिए कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन सब्सिक्वेंट ऑडिटर के लिए एडीटी 1 रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी आरओसी में फाइल करना पड़ेगा कंपनी को 15 दिन के अंदर, जब अपॉइंटमेंट हुआ वहां से 15 डेज के अंदर। और एक चीज, अपॉइंटमेंट से पहले ऑडिटर से दो चीज लिया जाएगा, एक रिटर्न कंसेंट, एक सर्टिफिकेट। रिटर्न कंसेंट में ऑडिटर देगा कि कंसेंट हम अपना मन से अपॉइंट होना चाह रहे हैं, और एक सर्टिफिकेट देगा अपॉइंटमेंट के लिए। वो सर्टिफिकेट क्या चीज बताता है, देखिए उस सर्टिफिकेट में 3 बातें मिनिमम, ये 3 बातें तो लिखी होनी चाहिए। क्या चीज? वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए, ही इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालीफाइड नहीं है। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी समझ जाइए कि सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा कि वो एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए और डिस्क्वालीफाई नहीं है। अपॉइंटमेंट एज पर कंपनी लॉ के हिसाब से अपॉइंटमेंट हो रहा है, और उसका अपॉइंटमेंट जो है सीलिंग लिमिट में, मतलब एक ऑडिटर 20 कंपनी की जो लिमिट है, अपने सीलिंग लिमिट का पूरा डिटेल आगे पढ़ेंगे। एक ऑडिटर की 20 कंपनी की लिमिट है, तो वो 20 कंपनी के अंदर ही है। तो समझ में आ गया। सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो होगा फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा, एक एजीएम से 6th एजीएम तक वो रहेगा, और उसके लिए फॉर्म एडीटी 1 फाइल करना पड़ता है आरओसी में। ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का था। अब गवर्नमेंट कंपनी का सुनिए, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट कंपनी आते ही मैंने आपको बताया था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये वर्ड याद रखिएगा। सारा गवर्नमेंट कंपनी का अपॉइंटमेंट का जिम्मेदारी इसी का है। तो अपॉइंटमेंट बाय सीएंडएजी, गवर्नमेंट कंपनी का सारा अपॉइंटमेंट का हमको समझ में आएगा, कुछ भी आए सीएंडएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट की एक बॉडी बनाई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो अपॉइंटमेंट का सारा काम देखती है। अब देखिए टाइम लिमिट क्या है अपॉइंटमेंट का, विद इन 180 डेज फॉर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब सपोज फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, तो उसका कमेंसमेंट देखिए, एग्जांपल लिख रहा हूं, 1/4/2022 से आपका कितना होगा 180 डेज, मतलब 6 महीना देख लीजिएगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मान के चलिए 30 सितंबर तक उसका डेट है। तो कब तक अपॉइंटमेंट होना चाहिए? फाइनेंशियल ईयर जहां से स्टार्ट होगा वहां से 6 महीना के अंदर। और कब तक रहेगा वो ऑडिटर? अप टू कंक्लूजन ऑफ एजीएम, उस साल का एजीएम तक, याद रखिएगा। इस फाइनेंशियल ईयर का एजीएम मतलब 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर का एजीएम होगा आपका सितंबर 23 तक, तो उस तब तक वो रहेगा। तो समझ में आ गया सर। अपॉइंटमेंट तो सीएनएजी के द्वारा होगा, कब तक हो जाना चाहिए? फाइनेंशियल ईयर जहां से स्टार्ट होगा वहां से 180 दिन के अंदर, और कब तक रहेगा? उस फाइनेंशियल ईयर का एजीएम तक रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑडिटर्स। याद रखिए नॉन गवर्नमेंट कंपनी का बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा अभी। कैजुअल वैकेंसी का सिंपल सा मीनिंग क्या है? देखिए, कैजुअल वैकेंसी का सिंपल सा मीनिंग है कि ऑडिटर ने उस ऑडिट को छोड़ दिया, वैकेंट कर दिया, ऑडिटर की वैकेंसी हो गई। वैकेंसी किसी भी रीजन से हो सकती है, ऑडिटर रिजाइन कर देगा या कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, वैकेंसी ड्यू टू एनी रीजन अदर देन रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। यदि रेजिग्नेशन के सिवा कोई भी रीजन के कारण ऑडिटर का वैकेंसी जनरेट हो गई है, ऑडिटर की वैकेंसी किसी भी रीजन के कारण हुई है रेजिग्नेशन को छोड़ के, तो उस वैकेंसी को कंपनी का बोर्ड फिलअप कर सकता है। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग उस वैकेंसी को 30 डेज के अंदर फिलअप कर देंगे, याद रखिएगा। मतलब दूसरा ऑडिटर को 30 दिन के अंदर कंपनी का बोर्ड रख लेगा। लेकिन ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया है, तो उस केस में वैकेंसी कौन फिलअप करेगा? कंपनी के मेंबर्स लोग करेंगे 3 मंथ्स के अंदर। अब एक लॉजिक समझिएगा, बोलता है देखिए वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन तो समझ में आया सर, रिजाइन कर रहा है। और नॉन रेजिग्नेशन का केस क्या है सर? ऑडिटर का डेथ हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, याद रखिएगा। ऑडिटर का डेथ हो गया तो सिंपल सा बात है कि दूसरा ऑडिटर को कंपनी का काम देखने के लिए बोर्ड को रखे हैं, बोर्ड लोग दूसरा ऑडिटर को अपॉइंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेजिग्नेशन कर रहा है तो ऑडिटर बहुत बड़ा झमेला हो सकता है, क्योंकि रेजिग्नेशन क्यों ऑडिटर करेगा? कंपनी में लगता है फ्रॉड है,
उस कारण भी रेजिग्नेशन कर रहा है, तो मेंबर्स लोग उसको प्रॉपर्ली चेक करते हैं और मेंबर्स के पास ही पावर है यदि ऑडिटर रिजाइन करता है तो उसका वैकेंसी को फिल करने का, क्योंकि नॉर्मल केस में ऑडिटर रिजाइन नहीं करता है। तो ये देखिए पॉइंट नंबर 1 में यही लिखा है कि वैकेंसी अदर कोई रीजन से हुई है तो उसको बोर्ड फिल अप कर लेगा, और जो मेंबर्स जो वैकेंसी को फिल कर रहे हैं 3 महीना में वो बोर्ड का रिकमेंडेशन ले सकते हैं। तो याद रखिएगा रेजिग्नेशन से फिलअप कौन करेगा वैकेंसी को, यदि ऑडिटर रिजाइन करता है तो कंपनी के मेंबर्स लोग फिलअप करेंगे, याद रखिएगा। अब देखिए गवर्नमेंट कंपनी का पढ़ते हैं। देखिए फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन इसका सेम है, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट कंपनी आते ही आपको समझ में आ जाएगा इसको फिलअप कौन करेगा, C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट कंपनी का कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करेंगे 30 डेज के अंदर। यदि C&AG नहीं कर पाता है तो उस कंपनी का बोर्ड उस वैकेंसी को फिलअप कर लेगा, ठीक है। अब याद रखिएगा जो भी ऑडिटर कैजुअल वैकेंसी के द्वारा अपॉइंट हो रहा है उसका वैलिडिटी नेक्स्ट एजीएम तक है। उस साल का जब अपॉइंट हुआ उसका नेक्स्ट जैसे एजीएम होगा, एजीएम में ऑडिटर फिर दूसरा कंपनी दूसरा ऑडिटर को अपॉइंट कर लेगा, याद रखिएगा। तो कैजुअल वैकेंसी का जो ऑडिटर है उसका वैलिडिटी कब तक है, नेक्स्ट एजीएम, जो नेक्स्ट एजीएम आएगा तब तक ही, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। सिंपल सा भाषा में एक ऑडिटर एक कंपनी का कितना दिन तक ऑडिट कर सकता है, उसके बाद कंपनी को ऑडिटर को चेंज करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। तो सबसे पहला चीज को देखिए, यहां लिखा हुआ इंडिविजुअल एज ऑडिटर, ठीक है। एक सिंगल आदमी एक ऑडिटर है कंपनी का, तो वो मैक्सिमम एक टर्म तक काम कर सकता है कंटिन्यूअस। एक टर्म मतलब 5 साल, 5 कंटिन्यूअस ईयर्स, याद रखिएगा। नॉट मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, इस चीज को याद रखिएगा। एक इंडिविजुअल एक ऑडिटर है कंपनी में तो वो कंटिन्यू एक टर्म तक काम कर सकता है। एक टर्म मतलब 5 साल तक, कंटिन्यू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 5 कंटिन्यूअस ईयर्स तक एक इंडिविजुअल एक कंपनी का काम कर सकता है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसको 5 साल का गैप देना पड़ेगा। देयर विल बी कूलिंग पीरियड, कूलिंग पीरियड मतलब गैप देना पड़ेगा 5 साल का, फिर वो अपॉइंट हो सकता है। समझ में आया? एक सिंगल आदमी एक कंपनी का ऑडिट कर रहा है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 कंटिन्यूअस ईयर्स तक कर सकते हैं, उसके बाद आपको गैप देना पड़ेगा, याद रखिए। और यदि कोई फर्म रहा, फर्म एज एन ऑडिटर, यदि फर्म है तो याद रखिएगा 2 टर्म तक कंटिन्यू ऑडिट कर सकता है। मतलब 2 टर्म मतलब एक टर्म 5 साल का होता है, तो 10 साल तक एक फर्म एक कंपनी का कंटिन्यू ऑडिट कर सकता है। उसके बाद उसको गैप देना पड़ेगा 5 साल का। अब एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। सपोज एक फर्म एक कंपनी का ऑडिट करता है 10 साल तक, 10 साल किया, उसके बाद कंपनी को फिर दूसरा ऑडिटर को रखना पड़ेगा, ठीक है। अब याद रखिएगा दूसरा फर्म को कंपनी ने एक ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, ठीक है, दूसरे फर्म को रख लिया, लेकिन उसमें से पुराना फर्म का एक भी पार्टनर नहीं होना चाहिए, कॉमन पार्टनर एक भी नहीं होना चाहिए पुराना फर्म का, नहीं तो वो रीअपॉइंट नहीं, उस फर्म को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, इस लाइन को समझिए, कॉमन पार्टनर ऑफ फर्म इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंट। याद रखिए, कोई भी कॉमन पार्टनर रहा तो उस फर्म को हम फिर अपॉइंट नहीं कर पाएंगे 10 साल बाद। तो सारा पार्टनर उस फर्म का अलग होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं, रोटेशन ऑफ ऑडिटर का जो अपने प्रोविजन पढ़े हैं ऊपर में, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का ये प्रोविजन, ये किस कंपनी पे एप्लीकेबल है, मतलब किस कंपनी को 5 साल 10 साल तक जो ऑडिटर को चेंज करना पड़ेगा कंपनी का, ये जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन किस किस कंपनी पे एप्लीकेबल है। पहला है देखिए लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी को रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन को एप्लीकेबल करना पड़ेगा। दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पीयूसी कितना है 10 करोड़ और उससे ज्यादा है। तीसरा प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल, पीयूसी मतलब पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और उससे ज्यादा है। और चौथा कोई भी कंपनी जिसका बोरोइंग बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ और उससे
ज्यादा है। मतलब सपोज एक प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, वो एक ही ऑडिटर को 20 साल तक रखना चाहता है, रख सकता है, क्योंकि रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा उस पर। एक पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 6 करोड़ और उससे 6 करोड़ तक है, वो एक ही ऑडिटर को 20 साल 30 साल तक रखना चाहता है तो रख सकता है, याद रखिएगा। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का ये प्रोविजन को समझिए किस किस कंपनी पे एप्लीकेबल है, ठीक है। बाद में लिमिट्स ऑफ ऑडिट पढ़ाएंगे, वो अलग चीज, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का हम लोगों ने जो ये ज्ञान पढ़ा 5 साल और 10 साल का, कि इंडिविजुअल ऑडिटर रहा 5 साल तक रहेगा, फर्म रहा तो कंटिन्यू 10 साल तक रहा, वो प्रोविजन सिर्फ इस 4 कंपनी पे एप्लीकेबल है, इसके अलावा किसी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, याद रखिएगा। आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा, सेक्शन 139(3), ये एक स्पेसिफिक पावर दिया गया है कंपनी के मेंबर्स लोगों को। ध्यान से समझिएगा, एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं, आगे प्रोविजन को पढ़ा देते हैं। ध्यान से समझिए, एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। एक प्राइवेट कंपनी है जिसका कैपिटल सिर्फ 1 करोड़ रुपया है, सोचिए, एग्जांपल ले रहा है। अब वो प्राइवेट कंपनी का मेंबर्स लोग चाहता है, नहीं मेरा कंपनी पर रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन एप्लीकेबल होना चाहिए, रूल के हिसाब से तो नहीं है, 50 करोड़ से नीचे है, ठीक है। अब कंपनी के मेंबर्स लोगों को स्पेसिफिक पावर दिया गया है, जो छोटी कंपनी है मान के चलिए उसके लिए है। द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी आफ्टर पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, कंपनी के मेंबर्स के पास पावर है एक नॉर्मल सा रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में इम्पोज मतलब डाल सकता है, स्ट्रिक्ट प्रोविजन, मतलब ये बिलो प्रोविजन, ये प्रोविजन कंपनी के मेंबर्स लोग अपना एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके किसी भी कंपनी में एप्लीकेबल कर सकते हैं। क्या प्रोविजन है? प्रोविजन फॉर रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। एक कंपनी, छोटी कंपनी है, वो चाह रही है कि मेरा कंपनी में भी रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन एप्लीकेबल हो, तो वो कर सकती है, उसका मेंबर्स लोग एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके ये चीज कर सकते हैं। या कंपनी चाह रही है कि जो ऑडिट है मेरा एक से ज्यादा ऑडिटर करे, ऑडिट शेल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर, तो ये किया जा सकता है। तो एक स्पेसिफिक पावर दिया गया है मेंबर्स लोगों के पास, उन लोग एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में बोला गया फॉर्म के अंदर एलएलपी को भी इंक्लूड किया जाता है। यदि कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी रहती है तो उसको भी फॉर्म मान लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, फॉर्म एलएलपी में भी कन्वर्ट हो सकता है, सिंपल सा चीज है। आगे देखिए 139(9), ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से सुनिए, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, रिटायरिंग ऑडिटर कैन बी रीअपॉइंटेड इन एनी एजीएम। बोलते हैं रिटायरिंग ऑडिटर को एजीएम में अपॉइंट कर लिया जाएगा, रीअपॉइंट कर लिया जाएगा। रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट का बात हो रहा है यहाँ, देखिए एक कंपनी एक रिटायरिंग ऑडिटर को एक एजीएम में रीअपॉइंट करना चाह रहा है, उसके लिए कुछ कंडीशंस है, सिंपल सा कंडीशन है। देखिए सीधा सा बात है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई होगा तो कंपनी उसको अपॉइंट नहीं कर सकता है, और वो एक नोटिस नहीं दिया हुआ कंपनी को कि हम अपॉइंट नहीं करना, हम अपॉइंट नहीं होना चाहते कंपनी को। ही हैज नॉट गिवन ए नोटिस टू द कंपनी फॉर हिज अनविलिंगनेस टू फॉर रीअपॉइंटेड। और तीसरा, कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ये नहीं बोला है कि किसी और को ऑडिटर अपॉइंट करना है या रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना। सिंपल सा 3 पॉइंट देख लीजिएगा। अभी एक दो प्रोविजन और छोटा छोटा बचा 139 का, ध्यान से समझिए। सेक्शन 139 सबसेक्शन 11 समझिएगा, ऑडिट कमिटी रिकमेंडेशंस बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा। बोलता है वेयर ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमिटी, मतलब जिस कंपनी में ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल है उस कंपनी में जितना ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा सारा काम ऑडिट कमिटी के रिकमेंडेशन से होगा। याद रखिएगा, यहाँ बोर्ड नहीं है, ऑडिट कमिटी है। मतलब सपोज कोई लिस्टेड कंपनी है, किस कंपनी में ऑडिट कमिटी लगता है समझिए, लिस्टेड कंपनी और वह पब्लिक कंपनी जिसका कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा, वो सब कंपनी में ऑडिट कमिटी रखना पड़ता है। तो वो सब कंपनी में यदि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा इंक्लूडिंग कैजुअल वैकेंसी, सारा काम ऑडिट कमिटी के रिकमेंडेशन के बेसिस में होगा। मतलब ऑडिट कमिटी के कंसल्ट ऑडिट कमिटी के व्यू से लिया जाएगा, ऑडिट कमिटी की सहमति ली जाएगी। याद रखिएगा, ऑडिटर के सारा काम में ऑडिट कमिटी करेगा, यहाँ बोर्ड का सारा काम याद रखिएगा। जिस कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो उसमें ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और कैजुअल वैकेंसी का अपॉइंटमेंट सारा काम ऑडिट कमिटी करेगा, बस यही बोलना चाहता। एक सबसेक्शन 139 सबसेक्शन 10 बोलता है यदि एजीएम में कोई ऑडिटर अपॉइंट और ये अपॉइंट नहीं होता है तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर को ही
ऑडिटर मान लिया जाता है। सिंपल सा चीज, ये टॉपिक 139 आपका सारा खत्म हो गया। ठीक है, अब अपने एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आया वो सब डिस्कस करेंगे। मेरी क्लास आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है। थैंक यू।